लालू जी के रिजीम में हुआ या अभी जो नीतीश जी के रिजीम में हो रहा है, उसमें कुछ सच्चाई जरूर है और जो वो दावा कर रहे हैं, लेकिन जितना उनके दावों में सच्चाई है उतना इस बात में भी सच्चाई है कि बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। विकास के ज़्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए अगर आगे के 10-15 बरस के रास्ते को आप देखेंगे तो ये तो तय है कि जिस रास्ते से आप आए हैं पिछले 10-15 सालों में, वो रास्ता आपको वहाँ पर नहीं पहुँचा सकता है। आने वाले 10-15 बरस, और अगर उन वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना है तो जिस रास्ते पर ये राज्य पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल से चल रहा है, उन रास्तों पर चलकर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। स्वाभाविक है कि उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की ज़रूरत है। अब ये विवाद और बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने की सारी क्षमता किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है। मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार के लोग जब तक सब मिलकर एक साथ इस नई सोच और नए प्रयास के पीछे अपनी ताकत नहीं लगाएंगे, तब तक बिहार की दशा और दुर्दशा सही नहीं हो सकती है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में और आने वाले समय में बिहार के वो लोग जो इस धरती से जुड़े हैं, जो यहाँ के मुद्दों को समझते हैं और जिनमें यहाँ की समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, और उससे बढ़ के आने वाले वर्षों में बिहार को बदलने का जिनके पास जज्बा है, जो बिहार को बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग और या उनमें से ज़्यादातर लोगों को एक साथ आकर कोई नई प्रयास करने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में मेरी जो सोच है और जो मेरी भूमिका है उसके बारे में मैं 2 बात आज बताने वाला हूँ। जैसा कि आप प्रेस में या अदरवाइज कई जगह मीडिया में स्पेकुलेट किया जा रहा है कि मैं कोई राजनीतिक पार्टी बनाने वाला हूँ या मैंने कोई राजनीतिक मंच बनाया है, ऐसी कोई घोषणा मैं आज नहीं करने वाला हूँ। मेरी कोशिश ये है और मेरी भूमिका आने वाले दिनों में ये होगी कि ये जो लोग जिनको मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए हैं और जो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ के मुद्दों को, यहाँ के समस्याओं को समझते हैं, उनमें से एक बड़ा तबका उनसे मिलना, उनसे समझना और उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा करना। पहली मेरी भूमिका का पहला जो लक्ष्य है वो ये है। मैं मेरे साथियों के साथ पिछले 4-5 महीनों से हम लोगों ने करीब 17,500 ऐसे लोगों को चिन्हित किया है, उनसे संपर्क बनाया है। आने वाले 3-4 महीनों में मैं व्यक्तिगत रूप से इनमें से ज़्यादातर लोगों से मिलने वाला हूँ, उनसे बात करने वाला हूँ और जो जन सुराज की सोच है, गुड गवर्नेंस की जो सोच है और आगे उसको बिहार में उतारने के लिए, बिहार में उस अवधारणा को जमीन पर लाने के लिए जो करने की ज़रूरत है, इस संबंध में उनसे मिलकर उनसे बात करने वाला हूँ। इस संदर्भ में मैंने पिछले 3 दिनों में कोई 150 लोगों से मेरी मुलाकात हुई। सैंपल के तौर पे जो 17,500-18,000 लोग हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, उसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग, राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों। और मेरा अनुभव पिछले 3 दिन का ये रहा है कि करीब 90% लोग इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखते हैं कि बिहार में एक सामूहिक नए सोच और नए प्रयास की ज़रूरत है। तो मेरी पहली घोषणा ये है कि अगले 3 से 4 महीनों के अंदर
इन 17,500-18 हजार लोगों के साथ संवाद स्थापित करना, उनसे समझना, उनसे जन स्वराज की परिकल्पना के बारे में चर्चा करना और अगर उनकी सहमति हो तो उनको इसका भागीदार बनाना, ये पहला लक्ष्य है। अगर इनमें से एक बड़ा वर्ग 2000, 5000, 3000, मैं कोई संख्या अभी आपको एक संख्या नहीं बता सकता हूं, लेकिन इसमें से बड़ी संख्या में लोग अगर एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म या एक अभियान के तहत जुड़कर आते हैं और वो मिलकर ऐसा तय करते हैं कि हमें किसी राजनीतिक संगठन या पार्टी की जरूरत है, तो उस पार्टी की घोषणा उस समय करी जाएगी। अगर वो पार्टी बनती भी है तो वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी होगी, ऐसी बात नहीं है। वो उन सबों की पार्टी होगी जो इस परिकल्पना से जुड़कर इस राजनीतिक संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। ये काम मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त या सितंबर तक पूरा कर लिया जाना चाहिए। ये आज की घोषणा का एक पहलू है। दूसरा पहलू जो है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बिहार के लोगों तक पहुंचना, बिहार के गांव, शहर, गली मोहल्ले तक पहुंचना, लोगों को जन स्वराज की परिकल्पना, इस सोच के बारे में बताना, उनसे उनका व्यू पॉइंट लेना, उनकी समस्याओं और उनके आगे के भविष्य के बारे में जो उनकी अपेक्षा, आशा, आकांक्षाएं हैं, उनको समझने का प्रयास करना। उसके लिए 2 अक्टूबर से मैं स्वयं पश्चिमी चंपारण गांधी आश्रम से 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करूंगा। जब तक बिहार के सारे गांव, शहर, गली मोहल्ले, जो जितने लोगों को व्यक्तिगत तौर पे पहुंचा जा सकता है, वो पूरा ना कर लिया जाए। हम लोग का अनुमान है कि 3000 किलोमीटर अगर हम जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर एरिया हम कवर कर पाएंगे। संभव है कि अब 3100 अंत होते होते 3100 हो जाए, या संभव है कि 2950 हो जाए, लेकिन मोटे तौर पर 8 महीने से 1 साल के बीच में 3000 की व्यक्तिगत पदयात्रा मैं खुद करूंगा। बिहार के हर वो व्यक्ति जो जिनसे मिलना जरूरी है, जिनसे मिला जा सकता है, जो मिलने को तैयार है, उनके घर जाएंगे, उनके ऑफिस जाएंगे, उनका कुंडी खटखटाएंगे, उनको इस जन स्वराज की परिकल्पना से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनकी सोच, उनकी भावना के अनुरूप जो आगे बिहार के लिए किया जा सकता है, उसको अपने प्रोग्राम और अपने परिकल्पना में समाहित करेंगे। आज के तारीख में मेरे पास से ये 2 घोषणाएं हैं। इसके साथ आपके माध्यम से मैं बिहार की जनता को एक और आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं पूरी तरीके से जो कुछ भी मेरे पास है, जो भगवान ने मुझे बुद्धि शक्ति दी है, वो पूरी तरीके से बिहार के बेहतरी के लिए उसको समर्पित कर रहा हूँ। कोई सवाल नहीं है बीच में इसको छोड़ने का, कोई सवाल नहीं है कि इसमें कोई भी बीच में बाधा आए तो उससे घबराकर पीछे हटने का। आप में से कुछ लोगों के मन में पिछली घोषणा जो मैंने बात बिहार की थी, उसको लेकर है कि आपने बात बिहार की घोषणा करी और फिर वापस 1 महीने के बाद आप बिहार नहीं आए। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बात बिहार की घोषणा फरवरी 2020 में करी गई थी। अनफॉर्चुनेटली मार्च 2020 में कोविड की वजह से हर जगह लॉकडाउन और पूरा जीवन अस्त व्यस्त 2 साल तक रहा। अब आप कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोविड के दौरान आप बंगाल में काम कर सकते हैं तो बिहार में क्यों नहीं। वो इसलिए कि बंगाल में किसी बनी बनाई व्यवस्था के साथ काम करना था, बिहार में एक नई व्यवस्था बनानी है। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए मुझे 2 साल, 3 साल, 4 साल उसमें काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं है, तो इस तरह के जिनके मन में सवाल है कि कौन सा इलेक्शन लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, उसकी कोई परिकल्पना मेरे मन में अभी नहीं है। जैसा मैंने ट्वीट के माध्यम से बताया है, मेरा पूरा फोकस अभी बिहार के लोगों से जाकर मिलना, उनकी बात को समझना और जो जन स्वराज की एक परिकल्पना है, इसके साथ उनको जोड़ना है। मेरे पास कोई मंच नहीं है, अभी कोई पार्टी नहीं है, एक सोच है और एक इसको करने का जज्बा है। जो लोग भी इससे जुड़ना चाहते हैं उसका स्वागत है।
मैं अपनी ओर से पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। बाकी आप जो सवाल आप करना चाहें वो कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रशांत किशोर जी, you think that this is the opportune time for Professor like you, because possibly a vacuum is emerging in the political arena of Bihar now that Lalu is reigning, and speculation is right that possibly Nitish is also eyeing some kind of etc. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बिहार में अभी कोई चुनाव नहीं है। चुनाव लड़ना, अगर चुनाव लड़ना ही लक्ष्य होता तो चुनाव के 6 महीना पहले, 1 साल पहले आकर पार्टी बनाकर चुनाव लड़ा जा सकता है। मुझे उसके लिए 4 साल पहले यहाँ आकर इस तरह के किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक लीडरशिप वैक्यूम की बात है, ये तो सब्जेक्टिव कॉल है। आप समझते हैं कि लीडरशिप वैक्यूम है, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी नए लीडरशिप की जरूरत ही नहीं है। प्रशांत किशोर जी, आप देख रहे हैं आगे आने वाले, हालांकि पूछा उन्होंने वही उसी को कंटिन्यू करूंगी, मुख्यमंत्री पद का चेहरा या आप आगे आकर के बिहार को लीड करें एज मुख्यमंत्री ऑफ द स्टेट? भाई मैंने ये बताया कि जहाँ तक पार्टी बनाने का, मुख्यमंत्री बनना और राज्य को जीतना वो तो एक दलगत और लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया है। मैंने कहा कि अगर हम लोग पार्टी बनाने की तरफ बढ़ते भी हैं तो वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। उसमें जो लोग साथ में आकर पार्टी बना रहे होंगे, एक ईंट उनकी होगी, एक ईंट मेरी भी होगी। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो मेरी पार्टी है, मैं उसका चेहरा हूँ, मैं उसका अध्यक्ष हो जाऊँगा और मैं ही उस पार्टी का सर्वे सर्वा हो जाऊँगा। मैंने जैसा आपको पहले बताया, अगले 3-4 महीनों में ये जो 17-18 हज़ार लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है, इनमें से जो लोग भी जन स्वराज की परिकल्पना से, जो लोग भी बिहार के लिए जो हम सोचते हैं या जो उनकी सोच है, अगर हम लोग उसको अलाइन कर पाएँ और वो साथ में आकर अगर तय करते हैं कि हम सबको पार्टी बनाने की या किसी तरह की एक संगठन या मंच को बनाने की ज़रूरत है, उस समय वो कॉल लिया जाएगा। आपको क्यों लगा कि बिहार में आपको घूमना चाहिए? कौन 4 मुद्दे हैं जिनको लेकर आप बिहार में घूमना चाहते हैं? देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि बिहार देश के सबसे गौरवशाली अतीत वाले राज्यों में एक है। जिस राज्य से गौतम बुद्ध, जैन, महावीर, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक यहाँ से निकले हैं, उस राज्य में स्थिति आज ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, हेल्थ ध्वस्त है, रोजगार का कोई संभावना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 30 साल के दोनों बड़े नेताओं के प्रयास के बावजूद बिहार आज देश में सबसे निचले स्थान पर है। ये मेरा नहीं आकलन है, ये भारत सरकार के डेटा हैं। भारत सरकार ने ये बताया है और जिनकी सरकार आज बिहार में है उनकी ही सरकार देश में है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं कि ये विपक्ष की सरकार दिल्ली में है इसलिए वो गलत डेटा दे रहे हैं। अब नीतीश जी से मैंने एक कोई प्रेस वार्ता उनकी देखी, नीति आयोग पर कुछ लोगों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा अरे इनको कुछ पता है। संभव है कि किसी को कुछ नहीं पता है, लेकिन बिहार के लोगों को ये जरूर पता है कि आपके यहाँ मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, हेल्थ की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बिहार के हजारों लाखों लड़के यहाँ से बाहर जाकर सबसे कठिन और दुरूह परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर हैं। कांग्रेस के साथ आपकी बैठकें चली, कहा विश्वा कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस की बात नहीं, कांग्रेस को लेकर जो बात हुई है उसको मैंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है। जहाँ तक कांग्रेस के साथ उनके मौजूदा स्थिति के असेसमेंट का सवाल है, उन्होंने जो संजीदगी और सीरियसनेस जो उनको दिखाना चाहिए था उन्होंने दिखाया। उन्होंने कमेटी बनाई, कांग्रेस की टॉप लीडरशिप साथ में बैठी, उन्होंने जो मैंने उनको दिखाया या जो मेरी सोच के अनुसार मैंने उनको बताया उससे उनकी पूरी सहमति थी। उसके बाद जो इस चीज़ को करने के लिए रास्ते बताए गए उस पर भी गहन चर्चा के बाद एक सहमति बनी कि इन रास्तों पर चलकर बेहतरी हो सकती है। लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने की जो बात है उसके लिए उनके मन में एक परिकल्पना है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की। वो चाहते थे कि मैं उस एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में ज्वाइन करके एक मेंबर के तौर पे उस जिम्मेवारी को निभाऊं। मेरा जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा है वो इतना ही रहा है कि एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप
will be formed with an executive order of the Congress president. तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाए हुए किसी ग्रुप के पास इतनी ताकत, इतनी सैंक्शन नहीं होगी जो कि कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन को लंबे समय में लागू कर सके, क्योंकि कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कांग्रेस को चलाने के लिए एक पहले से व्यवस्था बनाई गई है। उसमें अगर आप कोई बाहर से ग्रुप बना देंगे और उसको अगर कॉन्स्टिट्यूशनल, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा सैंक्शन नहीं होगा तो आगे के काम करने में विरोधाभास हो सकता है और वो चीज़ काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरी बात में कुछ सही बातें पाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं उसमें जुड़कर कुछ ऐड नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने उसको हम्बली मना कर दिया। आप क्या चाह रहे थे कि आपकी बात की जगह चेयरमैन बने? एक सवाल है कि आपकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने कहा कि बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, और फिर मिडवे में आप छोड़ के चले गए और आप आज आरजेडी की भी बात कर रहे हैं, लेकिन उस अलायंस में आप उसके आर्किटेक्ट भी थे। दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी के पीछे भी आप ही थे कि अब की बार मोदी सरकार। मेरा ये कहना है कि बिहार की जनता आपकी बातों पर कितना भरोसा करे, क्योंकि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है कि मिडवे में उस कैंपेन को छोड़ के चले जाना। भी आप तृणमूल के साथ थे, बहुत सारे लोगों को आपने, नेताओं को अलग अलग राज्यों में लाया और उनको लगता है कि उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। दूसरा, एक बिहार के कंटेक्स्ट में पूछना है कि ऑफ एंड ऑन आपका और नीतीश कुमार का लव जो भी रिलेशन चलता रहता है, क्या कोई दिल में मुलाकात की बात की और उसका क्या भविष्य है आपका और नीतीश कुमार का? क्योंकि अभी भी लोगों को ये है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बेसिकली उनके लिए आप स्टम्पिंग कर रहे हैं, उनका जो भी आपकी कैरियर सिचुएशन है, वीजा भी उनका है, वो आपके कैंपेन से उनको एक बूस्ट मिलेगा। देखिए, जहाँ तक पहली बात का जवाब है, आपने ठीक कहा। जो भी मैंने काम 10 बरस किया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेताओं के साथ काम किया, तो स्वाभाविक है कि आप या जो लोग भी इसको देखना या मुझे जज करना चाहते हैं वो उसी के आधार पर जज करेंगे। तो मुझे आप ये कोई कहने में गुरेज नहीं है कि अगर कुछ लोगों को यकीन नहीं है तो मुझे उसके लिए और बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं आने वाले समय में अपने कार्यों से, अपने कंडक्ट से, अपनी मेहनत से वो दिखाऊंगा और उनका विश्वास जीतने का प्रयास करूंगा। अगर आज उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शक है या जिनको डाउट है कि ये कितने सीरियस हैं, मैं उनसे इतना ही कह सकता हूं कि साहब आप हमें टाइम दीजिए। जैसे आपने मुझे पिछले रोल में काम करते हुए देखा है, जिस दिन मैंने वो काम शुरू किया होगा तब कईयों को ये डाउट होगा कि भाई वो काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। 10 बरस उसको करके दिखाया, तो आज आप मान रहे हैं कि थोड़ी बहुत इलेक्शन को मैनेज करने या लड़ाने की क्षमता या समझ मुझ में है। मेरा आपसे आग्रह आपके माध्यम से ये है कि जिन लोगों को भी इस तरह के डाउट है, आप बेशक आपका वो राइट है, आप वो डाउट रखिए, लेकिन मुझे मौका तो दीजिए करने का। जहाँ तक दूसरी बात है नीतीश कुमार जी का, भाई नीतीश कुमार जी के साथ मैंने 2015 में काम किया है महागठबंधन में, ये सबकी जग जाहिर बात है। और नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत तौर पे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे जो मेरा नीतीश कुमार से रिलेशन है वो भी, उसमें कोई हिचक नहीं है मुझे मानने में कि मेरा उनसे बहुत अच्छा रिलेशन है। लेकिन व्यक्तिगत रिलेशन होना एक बात है और साथ में काम करना या उस पर सहमति होना वो दूसरी बात है। कुछ दिन पहले नीतीश जी दिल्ली आए और उनके कोविड होने के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे थे, तो मैं उनके घर गया, उनके साथ खाना भी खाया। कई लोगों ने कई तरह की बातें उसमें कही। किसी ने बताया कि मैं उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाना चाह रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं जदयू ज्वाइन कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जितने वो स्पेकुलेशन की गई वो सब गलत साबित हुआ। देखिए, सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्यक्तिगत शिष्टाचार, उससे हम विमुख नहीं हो सकते हैं। अब कल अगर नीतीश जी बुलाएंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जाना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ने हर बात पे अपनी सहमति बना ली है या साथ में काम करने को तय किया है। जी, 17,000 लोगों से संपर्क करेंगे नहीं साहब। 17 साढ़े 17,000 लोग ऐसे हैं जो हम लोग के संपर्क में अभी हैं। आप पार्टी बनाएंगे, आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने जो आपको कहा कि ये 17 साढ़े 17,000 लोग पिछले 4-5 महीनों में मेरे साथियों के माध्यम से मेरे संपर्क में हैं। वो व्यक्तिगत तौर पे, जब मैं उनमें से ज़्यादातर लोगों से मैं जब तक व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिल लेता हूँ और उनकी सोच क्या है, अगर वो सब मिलके या उनमें से ज़्यादातर लोग मिलकर
जन सुराज की जो परिकल्पना है, जो बिहार में गुड गवर्नेंस की और जनता के गुड गवर्नेंस की जो बात कह रहे हैं हम लोग, अगर उसमें सबकी सहमति होती है और उसमें भागीदार बनकर लोग कहते हैं कि पार्टी बनाने की ज़रूरत है, तो मैं भी उस पार्टी में एक मेंबर के तौर पर आप मुझे देख सकते हैं। सॉरी सर, जी साहब 2 मई 2021 को जिस दिन बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा करी है कि मैं जो काम पहले करता था वो आगे नहीं करूंगा। ये अलग बात है कि आप या आप में से कई ऐसे व्यक्ति हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं। 1 साल मैंने समय लिया है ये सोचने के लिए कि आगे जीवन में क्या करूं, और 1 साल सोचने के बाद फिर से वापस बिहार आया हूं, और जो बात मैंने 2020 में कही थी, मूल रूप से उसी बात को पुनर्जीवित कर रहा हूं। उसी बात के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाते हुए आपको बता रहा हूं कि आने वाले कई साल तक आप मुझे बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में ही देखेंगे। आईपैक संस्था के तौर पर they have enough people, my colleagues who have worked with me, they are far more capable than me. I have said it before and I am repeating it again. IPAC is in good hands. They will continue to work all where they get the opportunity to work. मेरा उनसे कोई डायरेक्ट रिलेशन, वर्किंग रिलेशन अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं है। आप जो डेटा एनालाइज करते रहे हैं 10 सालों से, कोई भी चुनाव लड़ने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, फेस, इश्यूज एंड कास्ट। बिहार जैसे इंपॉर्टेंट कास्ट फ्रीडम सोसाइटी में आपको क्या लगता है कि आप अगली जाति से हैं, कास्ट बैरियर को तोड़ पाएंगे? क्योंकि लालू जी आए तो एक वर्ग के नेता बने, उनका आधार वोट बना, नीतीश जी आए एक वर्ग के नेता बने, आधार वोट बना, फिर उन्होंने अपना वोट किया जो भी सोसाइटी में। आपका आधार वोट क्या रहेगा, मुद्दे रहेंगे, लेकिन मुद्दों से काम चलता नहीं है। तो क्या आप कास्ट बैरियर को तोड़ पाएंगे ब्राह्मण लोग? देखिए, मैं ये जितने लोगों से मिलता हूँ, ये स्वाभाविक प्रश्न है, और कई मैं आर्टिकल्स, लोग जो सो कॉल राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लिख रहे हैं कि बिहार में तो कास्ट रीडन सोसाइटी है और कास्ट पर ही राजनीति होती है, इसलिए कोई भी आदमी यहाँ आकर चुनाव लड़ के जीत नहीं सकता है। पहली बात कि सिरे से ये बात को खारिज करता हूँ। अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो अलग अलग समय पर आपको दिखेगा कि जो सो कॉल्ड कास्ट रीडन सोसाइटी है उसमें भी लोग जातियों से ऊपर उठकर वोट करते रहे हैं। अगर आप आज की परिस्थिति को ले लें, आप लोग सब विशेषज्ञ हैं, राजनीति को कवर करते हैं, बिहार में सबसे ज़्यादा वोट आज नरेंद्र मोदी जी को है। नरेंद्र मोदी जी के जाति के कितने लोग बिहार में रहते हैं, आप मुझे बता दीजिए। अगर बिहार में हर आदमी जाति पर ही वोट कर रहा है, तब तो नरेंद्र मोदी जी को एक वोट भी नहीं मिलना चाहिए बिहार में। तो ये कैसे मैं मान लूँ कि यहाँ पर सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है। दूसरी बात कि अगर आप जातियों को साथ एक बार को बहस के लिए मान भी लें कि जाति के आधार पर ही वोट पड़ता है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में ऐसे लोग हैं जो कि बेहतरी सोच सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर जाति के सबसे गलत लोगों को ही आप सामने लेकर चुनाव लड़ें। कोई एक व्यक्ति प्रशांत किशोर तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, पार्टी बनाएंगे नहीं। जब मैं सारे लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूं तो स्वाभाविक है उसमें सारे समाज के लोग होंगे, उन सारे समाज के अच्छे लोग भी होंगे। लेकिन जहां तक आपने बात कही कि सिर्फ कास्ट की बात नहीं है, मुद्दों की बात भी है, चेहरों की बात भी है। जिस चेहरे पर लोगों का भरोसा होगा, जो जिस चेहरे, जिस व्यक्ति, जिस ग्रुप के साथ ये बिहार के लोगों को लगेगा कि ये बिहार में नया रास्ता या नया सोच दिखा सकते हैं, उसके साथ मेरा पूरा यकीन है कि लोग जुड़ेंगे। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, मैं बात अपनी कंप्लीट करूँ, सिर्फ मुद्दों को समझने के लिए कोई बिहार में आप मुझे एग्जाम्पल बता दीजिए पिछले 15-20 साल में जिसने इतना बड़ा प्रयास किया हो। मैं 3000 किलोमीटर पैदल चलने की बात कह रहा हूँ, लगातार 8
महीने, 1 साल उनको समझने के लिए, लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करना चाहते हैं और लोगों की आशाएं और अपेक्षाएं क्या हैं, उस चीज़ को समझने में मैं अगला 1 साल लगाना चाहता हूँ। मैं चुनाव से 6 महीने पहले आकर कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया का हिस्सा अभी नहीं हूँ। साहब मैं 1 घंटा यहाँ बैठा हूँ, 2 घंटे जरूरत है तो बैठूंगा। आप एक एक करके पूछेंगे तभी मैं आंसर दे सकता हूँ। नीतीश जी, जब तक आप किसी दल में शामिल, किसी पार्टी की घोषणा नहीं करते हैं, तब तक क्या कांग्रेस में शामिल होने का जो दरवाजा है खुला है या ये चैप्टर क्लोज माना जाए? और दूसरी बात कि इतने सारे दलों से जुड़े होने या अप्रत्यक्ष रूप से उनके लिए काम करने के बाद आइडियोलॉजी के लेवल पर आप किसके साथ अपने को ज्यादा करीब पाते? देखिए, आपने कहा कांग्रेस का रास्ता, भाई कांग्रेस से बातचीत एक दूसरे फॉर्मेशन में हो रही थी। उन्होंने और हमने ऐसा मिलकर तय किया कि आगे चलने की अभी कोई संभावना नहीं है। उसके साथ ही मैंने आपको ये कहा कि मैं आपके सामने कैमरे पे पब्लिक को ये एश्योर कर रहा हूँ कि मैं पूरी तरीके से अपना समय, अपना तन मन बल बिहार के लिए समर्पित कर रहा हूँ। अब आगे मैं कांग्रेस के साथ काम करूँ या किसी के साथ काम करूँ, अगर 1 मिनट उसकी संभावना मान भी लें बहस के लिए, तो भी बिहार के प्रति जो कमिटमेंट है और बिहार सेंटर में ही, उस पूरी परिकल्पना में बिहार सेंटर में रहेगा ही रहेगा। इस चीज़ पे मैं पीछे नहीं हटने वाला हूँ। इतने बड़े कैंपेन के लिए फंड्स कैसे रेज करेंगे आप? किस चीज़ के लिए? जन स्वराज कैंपेन के लिए फंड रेजिंग कैसे होगी? पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे कहाँ से आएंगे मेरे भाई? ऐसा है कि जिसके साथ जनता का समर्थन है, अगर जनता का समर्थन मेरे पास होगा तो वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। समाज पैसे की व्यवस्था कर देता है, आप उसकी चिंता न करें। और अगर कोई कमी होगी तो आपके माध्यम से जनता को अपील करेंगे कि कुछ और रिसोर्स के साथ हमारी मदद की जाए। मेरे भाई, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात कही। आपको ऐसा लगता है कि कोई भी शुरुआत आपने की तो 6 महीने में उसका रिजल्ट या उसकी परिणति होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि बात बिहार की जो मैंने शुरू की थी वो इसलिए छोड़ दिया या उसको रोक दिया क्योंकि 1 महीने के बाद कोविड की महामारी शुरू हो गई। अब कोविड के दौरान अगर मैं पदयात्रा करता और हर घर में जाता तो आप मुझे दोष देते या मेरी सराहना करते? मैं कोविड खत्म होने का वेट कर रहा था। अभी तक कोविड खत्म हुआ है ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाई लार्ज हम लोग की जो नॉर्मल ज़िंदगी थी हम लोग उस तरह वापस लौटे हैं। तो मैं उस चीज़ को शुरू कर रहा हूँ। बात वही कह रहा हूँ जो बात बिहार की मैं कही थी कि आगे 10 साल में बिहार देश के अग्रणी 10 राज्यों में 15 राज्यों में शामिल हो, उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की ज़रूरत है। बिजनेस एज यूजुअल या जो जिस तरह की सरकारें यहाँ पिछले 15 साल 20 साल से चली हैं, उससे वो रास्ता, उससे वो मंजिल हम नहीं पा सकते हैं। जी, आप ये कह रहे हैं कि 17,000 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो किस तरह के लोग हैं और क्या बिहार में जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं वो भी आपके संपर्क में है जो आगे आने के लिए आपके साथ तैयार हैं? देखिए, जो मैंने नंबर दिया है मोटे तौर पे 17,500-18,000 लोग, ये वो लोग हैं जिनको मेरे साथी नीचे जाकर मिले हैं या उन्होंने मुझे पिछले कुछ महीनों सालों में संपर्क किया होगा या हमने जाकर उनको ढूंढा खोजा है। ये नंबर कोई फिक्स्ड नहीं है। एज वी टॉक दिस नंबर गोज अप। मान लीजिए मैं कल किसी से मिला, उन्होंने 4 और व्यक्तियों का रेफरेंस दिया, उन 4 से मिल रहे हैं। बेसिक बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बिहार में सामाजिक राजनीतिक जीवन से जुड़े हुए 20,000 के आसपास 17,000-18,000 लोग, समझिए कि 1 महीने के बाद ये 20,000 हो सकता है। ऐसे लोग जिनको यहाँ, जो इस धरती से जुड़े हुए हैं, जिनको यहाँ के मुद्दों की समझ है, जो लोग यहाँ के समस्याओं का समाधान निकालने की काबिलियत रखते हैं और जिनमें जज्बा है कि कुछ किया जाए, ऐसे लोगों को चिन्हित किया है। वो हमारे संपर्क में हैं।
लेकिन जब तक मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे और उनमें से या उनसे ज़्यादातर लोगों से मिलकर बात न कर लूं, तब तक मैं ये आपको आश्वस्त तरीके से नहीं बता सकता हूं कि उनमें से कितने लोग इस सोच से जुड़कर इसके भागीदार बनेंगे। मैंने ये कहा कि अगले 3 महीनों में ऐसे लोगों के साथ जुड़कर उनसे बात करके ये तय करेंगे कि कितने लोग तैयार हैं। जो लोग भी तैयार होंगे वो एक साथ बैठेंगे और वो तय करेंगे कि आगे पार्टी बनानी है कि मंच बनाना है कि अभी और समय लगाना है। लेकिन अगर उन्होंने मिलकर तय किया कि एक पार्टी बनानी है तो प्रशांत किशोर भी उस पार्टी के एक मेंबर होंगे। मैं ये कह रहा हूँ आपको। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार का साल खत्म हो गया? जो नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो, जिनके लिए आप क्या वजह है? भाई नीतीश जी और लालू जी यहाँ के राज्य के ही नहीं देश के बड़े नेता हैं। उनके पास बहुत सारे एमएलए हैं, एमपी हैं, 20, 25, 30 बरस का राजनीतिक अनुभव है। उनके पास बड़े दल हैं। मैं अकेला व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ हूँ। वो क्यों हमें तवज्जो देंगे? वो तवज्जो न दें, इसलिए मेरे लिए तो यही अच्छा है। मैंने अपने ट्वीट में क्या कहा और मैं आपको बार बार यहाँ क्या कह रहा हूँ। भाई मैं कोई चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ, मैं किसी दल को तोड़ने की बात कर नहीं रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं बिहार के लोगों के पास जाना चाहता हूँ और ये समझने का प्रयास करना चाहता हूँ कि आगे का रास्ता क्या हो। अब इसमें लालू जी या नीतीश जी जैसे बड़े नेताओं को मुझे क्यों तवज्जो देनी चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो लोग तवज्जो दे रहे हैं या जो इस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो भी अनावश्यक अपना समय जाया कर रहे हैं। मेरी हस्ती इतनी बड़ी नहीं है कि इतने बड़े लोग हम पर टिप्पणी करें। एक सवाल आपने पंचायत इलेक्शन की बात की थी, पंचायत और प्रखंड तक जाने की बात की थी और कह रहे थे कि उनका मुखिया खड़ा करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। अगर फिर से किसी पार्टी से आपको आया ऑफर तो आप बंगाल चले गए और अलग अलग उत्तर प्रदेश और अलग अलग स्टेट में चले गए, फिर से आप चले जाएंगे प्रचार करने? मेरे भाई जितनी बार आप एक ही सवाल को अगर घुमाकर पूछेंगे तो आंसर तो मैं वही दूंगा। आपको मैंने बताया कि जो मैं काम करता था, जिसकी वजह से आप बैठे हुए हो यहाँ, जिस बात का आप संज्ञान लेते हो कि ये काम इनको करने आता है या जो भी मेरी बहुत छोटी बड़ी पहचान है उसी काम की वजह से है। उस काम को 1 साल पहले नहीं करना है ऐसी घोषणा मैंने कर दी। 1 साल सोचने के बाद आगे का रास्ता तय कर रहे हैं और आपको पब्लिकली बता रहे हैं कि भाई बिहार में ये करने जा रहे हैं। अब अगर आपको फिर भी मन में डाउट है तो बेझिझक आप वो डाउट रखिए और आने वाले महीने में मेरे कार्यकलाप को देखिए और उसके अनुसार फिर अपना मन बनाइएगा। 2015 में आप नीतीश जी के साथ में 2018 तक आप जेडीयू में रहे, 7 चीजें पर बिहार में काम हो रहा है। क्या आपने कभी सलाह नहीं दिया नीतीश जी को कि शिक्षा पे ये काम करना चाहिए? देखिए 2015 में आप में से जिन लोगों ने गंभीरता से उस अभियान को देखा होगा, 7 निश्चय की परिकल्पना बिहार में 40,000 गाँवों में लोगों से फीडबैक लेने के बाद करी गई थी। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जो जिम्मेवारी है वो साहब जो सरकार है उनकी है। मैं सरकार में तो कभी शामिल रहा नहीं हूँ। आप भाई मैं जेडीयू में 2000 बिल्कुल ठीक बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब आते हैं और उनके मंत्रीगण और नेता आते हैं तो उनसे तो आप ये सवाल करना चाहिए आपको कि साहब 7 निश्चय पर आपने 2015 में जो प्रॉमिस किया था उस पर आपने क्या किया। उस पर सरकार वाइट पेपर जारी करे, उस पर बताए कि कितने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, उसमें बताएं कि कितने बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। 7 निश्चय के लिए आप मुझे क्यों अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं? मैंने तो अपनी कोशिश ये की कि उस समय जितनी शक्ति बुद्धि मेरे पास थी लोगों से बात करके 7 पॉइंट प्रोग्राम बनाने को उनका एजेंडा बनाया। अब उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी सरकार के बजाय मेरे कैसी हो गई ये आप बता दो। अपनी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि नीतीश कुमार जी आपके पिता तुल्य हैं। आज आप एक शुरुआत कर रहे हैं तो गांधी जी है, जन सुराज है, पैदल यात्रा है। नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, गांधी जी के 10 सिद्धांतों की बात करते हैं, चंपारण से वो भी पैदल यात्रा करते हैं। बिहार के नीतीश जी ने कब पैदल यात्रा की? चंपारण से अच्छा,
तो लोगों को ये शंका क्यों ना हो कि आपकी जो राजनीति होगी आगे आप लोगों से मिलेंगे, अगर राजनीतिक पार्टी बनाने की आवश्यकता आपको महसूस होती है, पार्टी बनेगी तो आपकी राजनीति आपके पिता तुल्य नेता के इर्द-गिर्द नहीं होगी। नहीं, देखिए, अगर नीतीश जी के विचारधारा में या उनके कार्यकलाप में या उनके कार्यशैली में अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो नीतीश जी ही क्यों, किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति के पास अगर कुछ अच्छा है तो उससे सीखने में या उसको अपने कार्यशैली में समाहित करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि मैं बिहार के हर उस व्यक्ति के पास जाना चाहता हूँ जो कुछ सुझाव दे सकता है, कुछ मदद कर सकता है। नीतीश जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, यहाँ 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर उनकी सीख से, उनकी बुद्धि से, उनके अनुभव का लाभ अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो उसमें नुकसान क्या है। जहाँ तक मेरे उनके संबंध, पर्सनल संबंध की बात है, तो मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है और अभी मैं रिपीट किए देता हूँ। जितने दिन मैं और नीतीश जी साथ में थे, हमारा रिलेशन पिता पुत्र तुल्य ही था। उन्होंने मुझे पुत्र के तरह ही रखा और मैं पिता की तरह ही उनका आदर करता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अलग जर्नी नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनसे अलग विचारधारा या अलग सोच नहीं रख सकता हूँ। आपने देखा, मैं जदयू में था और सीएए एनआरसी के मुद्दे पे मुझे हटाया गया और पब्लिक डोमेन में ये बात है। मैं नीतीश जी से मिलने आया तो नीतीश जी ने मुझे फिर से आश्वस्त उस मीटिंग में करा कि मैं बिहार में ये लागू नहीं करूँगा। मेरा उनको प्रश्न इतना ही था कि अगर आपको बिहार में लागू करना नहीं है तो आपने पार्लियामेंट में वोट क्यों किया, और अगर ये किया तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति का इसमें रहना बहुत मुश्किल है। बाद में उन्होंने अपने विवेक के अनुसार उचित समझा, मुझे निकाल दिया। वो ठीक है, वो उनकी पार्टी है, उन्होंने मुझे निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो बिहार में आके स्ट्रगलर से क्यों लगता है? 2015 के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर छोड़े तो आप एस्पाइटेड बिहार में कुछ खास नहीं है, फ्लॉप ही माना जाएगा। तो आखिर ये गैपिंग कहाँ पे आ रही है, कम्युनिकेशन गैप कहाँ आ रहा है? भाई, मैं बिहार में, जहाँ तक चुनावों का सवाल है, बिहार में मैं जिंदगी में एक ही चुनाव से जुड़ा रहा हूँ, 2015 में। और 2015 तो उसको छोड़ के किस रिकॉर्ड की बात करें? जब मैं किसी रिकॉर्ड में शामिल ही नहीं हूँ तो किस रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं आप? जहाँ तक आपने ये कहा कि वो सब छोड़कर स्ट्रगलर की तरह शुरू कर रहे हैं, उस बात में सच्चाई है। मैं सब कुछ छोड़ के बिहार के लिए कुछ बड़ा करने की नीयत से फिर से जीरो से शुरू करना चाहता हूँ और मुझे इस बात का एहसास है कि ये बहुत कठिन काम है। इस बात का मुझे पूरा इल्म है कि इतना आसान नहीं है, लेकिन ये कठिन है, इसीलिए करने आए हैं। क्योंकि दूसरा कोई व्यक्ति ट्राई करे ना करे, मेरी ऐसी सोच है कि ये कठिन है, इसलिए इसको ट्राई करना है और ये समाज के हित में है। इसलिए अपना घर परिवार सब छोड़कर यहाँ बैठकर इस काम को अगले कई सालों तक करेंगे। संभव है कि फेल हो जाएं, लेकिन मेरे इंटेंट में और मेरे प्रयास में आप कमी नहीं पाएंगे। आपने उस देश को चुना है जहाँ से गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया था, चंपारण को, और स्वराज के लिए, सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने चुना था। आपने अपनी यात्रा वहीं से शुरू की है, तो क्या माना जाए कि बिहार से फिर से एक आंदोलन शुरू हो रहा है, जेपी आंदोलन के बाद बीके जन स्वराज आंदोलन? पहली बात तो मैं स्वराज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सुराज की बात कर रहा हूँ, जन सुराज की बात कर रहा हूँ। गुड गवर्नेंस। आंदोलन के बाद बिहार से दूसरा आंदोलन यहाँ शुरू हो रहा है। देखिए, उस पर मैं उसका आंसर दूसरे तरीके से दूंगा। अन्य कई राज्यों के मुकाबले व्यवस्था बदलने के लिए ही आप बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में पिछले कई दशकों में जेपी आंदोलन के बाद कोई भी सामाजिक राजनीतिक आंदोलन ने जन्म नहीं लिया है। जो लीडर्स भी बिहार को चला रहे हैं या बिहार के लीडरशिप के शीर्ष पे बैठे हुए हैं, उसमें से ज़्यादातर लोग जेपी मूवमेंट के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। शायद ये समय आ गया है कि फिर से जनता को एक तरह से एकत्रित किया जाए और जैसा मैंने उनको बताया, जो इस सोच में जुड़ना चाहते हैं और इसमें भागीदार बनना चाहते हैं, लेकिन इसकी तुलना किसी पीछे के बड़े आंदोलन से करना मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। हम लोग बहुत छोटे व्यक्ति हैं और एक छोटा प्रयास कर रहे हैं। कितना सक्सेसफुल होंगे मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि मैं अपने इंटेंट और कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। बाकी जनता मालिक है, उसको तय करने दीजिए।
इसकी परिकल्पना मेरी 2020 में थी। बात बिहार की जब मैंने लॉन्च किया था, अगर आप में से कुछ लोगों को याद होगा तो मैंने ये कहा था कि जैसे ही डिजिटल रजिस्ट्रेशन 10 लाख पूरा हो जाएगा तो 1 महीने के बाद मैं नीचे ज़मीन पर जाऊंगा। जैसे मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, कोविड के वजह से उस प्रोग्राम को रोकना पड़ा था, तो आप ये मान कर चलें कि उसी बात को मैं पुनर्जीवित कर रहा हूँ। ये कोई नई सोच पिछले 5 दिन में मेरे दिमाग में आई है, ऐसी नहीं है। मैं हड़बड़ी में बिना सोचे समझे या जल्दी में आकर कोई निर्णय लेकर काम करने वालों में से नहीं हूँ। मैंने बहुत सोच समझकर पिछले 1 साल 1.5 साल में उसके बाद इसकी परिकल्पना की है, और अगले आने वाले जितने साल इसमें लगाने पड़ेंगे उसके लिए मैं पूरी तरह से कमिटेड हूँ। देखिए, क्या आप मानते हैं कि नीतीश जी का काल समाप्त हो गया और वो फेल हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा है। नीतीश कुमार जी भी मुख्यमंत्री हैं, उनका 3 साल से ज़्यादा का समय कार्यकाल बाकी है, उनको उनका काम करने दिया जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर चुनाव की राजनीति करनी है, अगर चुनाव की राजनीति करनी होती तो मेरे जो सबसे बड़े आलोचक हैं वो भी ये बात मानेंगे कि थोड़ी बहुत चुनाव और चुनाव प्रबंधन, चुनाव लड़ने लड़ाने की समझ तो मुझे है, ज़्यादा न भी हो तो थोड़ी बहुत समझ तो है। 10 साल में मैंने वो करके दिखाया है। उसके लिए मुझे 4 साल पहले आकर बिहार में किसी पदयात्रा करने या हजारों लोगों से मिलने जुड़ने की किसी प्रयास की ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहली बात, जो लोगों के मन में डाउट है कि मैं बिहार के प्रति कितना कमिटेड हूँ। दूसरी बात कि मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर बिहार में परिवर्तन लाना है तो इसके अलावा कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो बात मैंने आपको बताई, किसी एक व्यक्ति की सोच या प्रयास से बिहार को नहीं बदला जा सकता है। ये सामूहिक सोच और प्रयास ही है जो बिहार के लोग एक साथ मिलकर करेंगे, तभी इस चीज़ को बदला जा सकता है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। अगर आप उसको पॉलिटिक्स कह रहे हैं तो पॉलिटिक्स है। क्या माना जाए, 1 साल तक आप बिहार में अलग-अलग जिलों में घूमेंगे, वहां पर लोगों से मिलकर बोलेंगे, तो क्या माना जाए कि 1 साल बाद अगर जीतने वाली स्थिति आपकी नहीं होगी तो आप बैक टू पेविलियन हो जाएंगे? भाई, पहली बात की जो अवधारणा है कि मैं किस घोड़े पे दाव लगाता हूं और किस गधे पर बैठता हूं, ये तो आपकी सोच है। अगर भगवान की दया से मुझे ऐसी समझ आ जाती कि कौन जीतने वाला है तो फिर मैं यहाँ क्यों बैठा होता, उसी के साथ जुड़ जाता तुरंत। बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि बिहार में जो, जैसा मैंने आपको बताया, सरकारें बदलती रही हैं। 30 वर्ष में 2 बड़े नेतृत्व बड़े लीडर्स की सरकार आपने देखी है, 2 अलग अलग विचारधारा की सरकार देखी है। परिवर्तन जिस हिसाब से होना चाहिए वो नहीं हुआ है। उसको करने की दिशा में मैं अपनी जो भी मेरी सोच है, ऐसा समझता हूं कि इसके लिए एक नए सोच और नए प्रयास की जरूरत है। उस दिशा में मैं प्रयास करना चाहता हूं। अब इसमें जीतने वाला घोड़ा कौन है और हारने वाला घोड़ा कौन है, मैं आपके साथ भी बैठ के थोड़ा समझूंगा और आपके भी इनपुट का फायदा उठाऊंगा। भाई देखिए, तेजस्वी जी लालू जी के लड़के हैं। उनके माता पिता यहाँ 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इस राज्य के बड़े नेता रहे हैं, वो प्रतिपक्ष के नेता हैं। मैं आज बिगिनर हूँ, शुरू कर रहा हूँ, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं अननेसेसरी किसको कैसे काउंटर करूँगा उस सवाल में अपना समय जाया नहीं करना चाहता हूँ। मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता दी। मैं लोगों के पास जाना चाहता हूं, मैं उनसे जुड़ना चाहता हूं, उनसे समझना चाहता हूं कि क्या किया जा सकता है।
अगर लोग साथ में आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो उस बात को देखेंगे और उस समय उसको तय करेंगे आगे का रास्ता।